हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने स्टार्ट की है आरंभ सीरीज मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो आज उसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज शब्द के बारे में आप सबको पता ही है, और एटॉमिक मास हम सब जानते हैं इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो क्या ज़रूरत पड़ी इस एवरेज एटॉमिक मास की? तो एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ी डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स की वजह से। आई होप आप सबको आइसोटोप्स के बारे में पता है। आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से, बट जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो ऐसा देखा गया कि सेम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटम के एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन उनके एटॉमिक मास नंबर वेरी कर रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एटॉमिक मास नंबर वाले एटम को क्या अलग अलग जगह रखा जाएगा मेंडलीफ के हिसाब से? तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। वो नो डाउट ये तो है, हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से रख दिया, तो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट आप सब जानते हैं हमें पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास नंबर भी मेंशन करना होता है। तो किसका एटॉमिक मास मेंशन करें? क्या 12 का, क्या C13 का, क्या C14 का? मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया। अगर हम C12 को कंसीडर करते हैं तो ये C13 और C14 के साथ नाइंसाफी होगी। तो हमने क्या ढूंढा? हमने ढूंढा एक बेस्ट वे, क्यों ना हम सबके एटॉमिक वेट का एवरेज ले ले। अब उसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या हम एवरेज लेने के लिए सिंपली उनके एटॉमिक वेट को ऐड कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, जैसे कि 12, 13, 14 और डिवाइड बाय 3? तो ये भी नाइंसाफी होगी। हमें ये भी देखना होगा कि नेचर में कौन कितनी क्वांटिटी में मिलता है, तो उसे हम कहते हैं परसेंटेज अबंडेंस। क्या कहते हैं? परसेंटेज अबंडेंस। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमें एवरेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास को निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर अर्थ के लोकेलिटी से एक सैंपल कंसीडर करते हैं। सैंपल जहाँ पे कार्बन के, मान लीजिए मैं कार्बन एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तीनों आइसोटोप्स के मिलने के चांसेस हैं, या फिर जहाँ से हम सैंपल निकालते हैं वहाँ पे जो परसेंटेज मिलता है C12, C13, C14 का, वही परसेंटेज ऑलमोस्ट पूरे प्लैनेट अर्थ पे मिलता होगा। तो हम वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस सैंपल में चेक कर लेते हैं कि कितना परसेंट C12 का है, कितना परसेंट C13 का है और कितना परसेंट C14 का है। एटॉमिक वेट को हम उसके परसेंटेज अबेंडेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए वैसे ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कंसिडर किया एक कोई एलिमेंट A। तो ये A के 2 एटम हैं, इसका एटॉमिक मास नंबर 16 है, इसका एटॉमिक मास नंबर 18 है। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 है और इसके अंदर भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 18 है। सॉरी, इसके अंदर 16 और इसके अंदर 18, बट इसका परसेंटेज अबेंडेंस कितना है? 2%, और इसका है 98%। मतलब उस सैंपल में ये 98% मिलता था मेरे दोस्त, और ये कितना मिलता था? ये 2% मिलता था। समझ में आ रहा है? तो इसका कैसे परसेंटेज, इसका एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले लेंगे एटॉमिक वेट ऑफ A16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके परसेंटेज अबेंडेंस से, जो कि है 98। तो ये देखिए 16 इंटू 98। अब दूसरा आइसोटोप, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 18, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके परसेंटेज अबेंडेंस से, जो कि है 2%। तो 16 इंटू 98 प्लस 18 इंटू 2, ये 18 इसका एटॉमिक वेट और इसका परसेंट 2। अगर मान लीजिए ऐसा कोई सैंपल होता है जिसके तीसरे भी आइसोटोप है, मान लीजिए कार्बन होता, तो C12, C13, C14, तो हम यही सेम चीज़ 3 बार करते। किसी का 4 आइसोटोप होता तो 4 बार करते, लेकिन डिवाइड कितने से करते? 100 से। तो देखिए 16 इंटू 98 कम्स आउट टू बी व्हाट? 1568। अब ये जरा देखिए कैसे करते हैं। 16 का 98 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ा टाइम ले लेगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई 16 बाय 100, तो वो आ जाता है 1600। आपने कितने टाइम एरर लिया? 2 टाइम एरर लिया। सर 2 टाइम एरर मतलब क्या? आपको 16 को मल्टीप्लाई करना था 98 से, लेकिन आपने कितने से मल्टीप्लाई किया? 100 से। तो अभी आपको क्या करना है? आपको वो जो 2 का एरर है ना, वो कम करना है। तो 16 का 2 का एरर 32, माइनस कर दिया 1568। 18 टू जा 36, तो ये 36 दोनों को ऐड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, 1604 डिवाइड बाय 100, 16.04 अप्रॉक्सीमेटली 16। तो ऐसे टाइप के सम आएंगे। आपको क्या दिया गया होगा? देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको मेनली 2 डेटा दिया गया होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो 3 डेटा दिया गया होता है जैसे एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ओके, परसेंटेज अबेंडेंस
और दूसरे का एटॉमिक वेट। एक किसी का परसेंटेज अबेंडेंस आपको निकालने को बोल देगा, या फिर चलिए मैं ऐसे बोल देता हूं, मान लीजिए एटॉमिक वेट और परसेंटेज अबेंडेंस आपको जितने उसके आइसोटोप हैं सब दिया होता है, और आपको सिंपली कैलकुलेट करना होता है एवरेज एटॉमिक मास। या फिर कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है, वो एवरेज एटॉमिक मास दे देंगे, एटॉमिक वेट दे देंगे, और वो बोलेंगे आपको कैलकुलेट परसेंटेज अबेंडेंस। जो आइसोटोप्स है ना, दो आइसोटोप, उसके केस में आपको परसेंटेज अबेंडेंस को कैलकुलेट करना होगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक परसेंट को आप मान लीजिए x और दूसरे को क्या मान लेंगे 100 माइनस x, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों टोटल तो 100 ही होना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप किसी एक आइसोटोप के परसेंटेज अबेंडेंस को x ले लीजिए और दूसरे को कितना लेने का, बाबा 100 माइनस x। काय को सर, क्योंकि टोटल बेटा 100 ही होता है। समझ में आया? तो ये टाइप के सम आपको पूछे जा सकते हैं, किसमें, एवरेज एटॉमिक मास में। और याद रखिए पीरियोडिक टेबल में हम जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लेते हैं वो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है। चलिए अब लगे हाथ हम दूसरा कंसेप्ट भी सीख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। तो क्या होता है ये एटॉमिसिटी, देखते हैं यहाँ पे। एटॉमिसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। मान लीजिए आपको एटॉमिसिटी पूछ दी गई CO2 की, तो ये 3 होगा। कैसे, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल कितने हो गए 3। मान लीजिए एटॉमिसिटी पूछा ओजोन का, तो ये कितना होगा 3। कैसे, ऑक्सीजन के 3 एटम है। मान लीजिए एटॉमिसिटी पूछा O2 का, तो इसका कितना हो जाएगा 2। जी हाँ, यहां पे मैं लिख रहा हूं एटॉमिसिटी। ओके, अब यहां पे देखिए, अगर आपको पूछ दिया गया कि आप एटॉमिसिटी बताओ H2SO4 का, तो आप क्या बताओगे, सिंपल 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 7 3 और ये 4 7, तो टोटल हो गया 7। ओके, कल को अगर आपको पूछ लिया गया कि एटॉमिसिटी बताओ आप SO3 गैस की, तो ये कितना हो जाएगा 4। वैसे ही P4 का कितना हो जाएगा 4 और S8 का कितना हो जाएगा 8। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, अरे सर आप हम लोग को ये सब एटॉमिसिटी और ये सब क्यों सिखा रहे हो सर। अरे बाबा सिंपल है ना, मोल कॉन्सेप्ट आएगा, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने को आएगा, तो वो टाइम पे तो ये एटॉमिसिटी लगेगा ना रे बाबा। समझ में आ रहा है क्या? चलो अभी इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलते हो? तो दोस्तों हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी सब्सटेंस के मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम लेंगे एग्जाम्पल ऑफ CO2 गैस। सर आपने CO2 क्यों लिया? क्योंकि CO2 का मास भी कंसीडर कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं और पार्टिकल भी कंसीडर कर सकते हैं। अब मोल को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले होते हैं। देखिए यहाँ पे, सबसे पहले अगर आपको पार्टिकल दिया है, तो आप गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? A स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रो, N स्टैंड्स फॉर नंबर, जो कि होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ले लेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 23। ये पहला तरीका है। जो भी पार्टिकल दिए हो, पार्टिकल कैन बी एटम, इट कैन बी अ मॉलिक्यूल और इट कैन बी अ आयन ऑल्सो। अब जरा देखिए यहाँ पे वेट, जनरली यहाँ पे लोग कुछ मास भी लिख देते हैं, बट हम सब जानते हैं कि धरती पे तो वेट ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो ऑटोमेटिकली मास में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे देखिए, अगर वेट दिया है तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो गिवन वेट है वो ग्राम में होना चाहिए, और आपका अगर गिवन वेट एटम का है तो आप लेंगे एटॉमिक वेट, और अगर मॉलिक्यूल है तो आप लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। और ये भी किस में होगा? ये भी होगा साथियों ग्राम में। आई होप आपको ये समझा होगा। अब तीसरी चीज़ देखिए, अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, मतलब जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया है, जो वॉल्यूम आपको दिया गया है, अपॉन 22.4 डीएम क्यूब। और ये डीएम क्यूब क्या होता है? जी हाँ, ये होता है लीटर। डीएम क्यूब इज इक्वल टू लीटर। हम जस्ट इस वीडियो के आगे वाले सेक्शन में सबकी यूनिट भी देख लेंगे, वॉल्यूम की यूनिट, प्रेशर की यूनिट, गैस कांस्टेंट का वैल्यू, सब कुछ देखेंगे। अब जरा देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा वाला पार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए। सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस। और इस थर्ड वाले फॉर्मूले से आप तभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं अगर गिवन सब्सटेंस गैस है। अब एक लड़का बोलता है, अरे सर मुझे सॉलिड का भी मोल्स निकालना है लेकिन वॉल्यूम के टर्म में। तो बेटा सिंपल सी बात है, पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करो या फिर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करो, वो तो वेपर में कन्वर्ट होगा, और फिर कंडीशन मेंटेन करो और फिर
आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये 22.4 डीएम क्यूब कभी भी नहीं आता, ये एक कंडीशन पे आता है। देखिए वो कंडीशन क्या है। अब इसमें जो वॉल्यूम दिया है, जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है, उसको आपको लीटर में लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर कौन सा है, 22.4 डीएम क्यूब। ओके, अब जरा देखिए, कभी कभी ml में दिया होता है, तो आप नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या ले सकते हैं, 22400 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम सब जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, या फिर 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये सब कंडीशन कौन सी है, एसटीपी। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या होता है, 273 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 273 केल्विन 1 बार प्रेशर। ये लेटेस्ट है, 1 बार जो है वो लेटेस्ट है, और ये जो 1 एटमॉस्फेयर है ये ओल्ड तरीके से किया जाता था। तो जब आप ओल्ड तरीका फॉलो करेंगे तो आपको जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, 1 मोल कितना जगह लेता है, 22.4 डीएम क्यूब। 1 मोल कितना जगह लेता है, 22.4 डीएम क्यूब। कब, जब आपने टेम्परेचर रखा है 273 केल्विन और प्रेशर रखा है 1 एटमॉस्फेयर। अगर आपने प्रेशर 1 बार ले लिया मेरे दोस्त, तो आपको जो वॉल्यूम लेना होगा वो 22.7 डीएम क्यूब लेना होगा। और ये सब कब, जब एसटीपी है। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं आया बबुआ, कंडीशन नहीं दिया है, वो सब कुछ अलग ही टेम्परेचर है तो कुछ अलग ही प्रेशर है, तब आपको यूज़ करना होगा PV इज इक्वल टू NRT। वो कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ हम बताएंगे। बट पहले बहुत से लोगों को लगता है ये सब फॉर्मूला ऐसा दे दिया गया है, नहीं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एक गैस ले लेते हैं CO2। सर आपने CO2 ही क्यों लिया, कोई भी गैस ले सकते हो, कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, बट मैंने गैस इसीलिए लिया क्योंकि मैं तीनों फॉर्मूले को अप्लाई कर सकूं। अब जरा देखिए, मुझे इस गैस का कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो होता है 44 ग्राम। क्या होता है, 44 ग्राम। अब ये 44 कैसे आया, कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का होगा 16 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 12 प्लस 16 इंटू 2 विल बी 44। अब ये 44 ग्राम मतलब क्या, ये 44 ग्राम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स का मास। आ रहा है समझ में, जी हाँ, है ना। अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया गया है तो उसका कुछ तो मास होगा, उस सब्सटेंस के कुछ तो पार्टिकल होंगे, वो सब्सटेंस कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो मोल तो आप तीनों से ही निकाल सकते हो ना, मास से भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ पार्टिकल से भी निकाल सकते हो। सिर्फ वॉल्यूम का थोड़ा सा लोचा होता है। चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए मुझे दिया गया कि 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम। ठीक है, 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम। ये फिक्स है। मान लीजिए आपको दे दिया गया समवॉट अराउंड 22 ग्राम, तो आपके मोल कितने आएंगे, x। 1 मोल का कितना होता है, 44, तो 22 ग्राम का कितना होगा, x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 44 इज इक्वल टू 22 इंटू 1 मोल, तो x इज इक्वल टू वॉट, 22 अपॉन 44। अब जरा देखिए यहाँ पे ये क्या आया, ये क्या आया, ये क्या आया आपको, ये गिवन मास है, ये क्या है, गिवन मास, या फिर वेट है, ये गिवन है, और ये क्या है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड सब जगह कितना होगा, 44। लेकिन ये तो वेरिएबल है ना, ये कभी 11 हो सकता है, कभी 22 हो सकता है, कभी 44 हो सकता है, कभी 88 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये CO2 के लिए फिक्स होगा। जब तक आपने CO2 लिया है, 44 लिया है, कोई दूसरी गैस लोगे, कोई दूसरा सब्सटेंस लोगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा। बट अगर मैं कहूँ तो नीचे वाली क्वांटिटी फिक्स होती है फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, बट ये वेरिएबल होती है। तो देखिए फॉर्मूला इसीलिए आया, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट। आ गया समझ में। अब ठीक इसी तरह से आप फॉर्मूला किसके लिए बना सकते हो, ये पहला वाला फॉर्मूला। कैसे, देख लीजिए जरा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सब फॉर्मूला रटा हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फॉर्मूला बनाया जाता है प्यारे बच्चों। जैसे किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, ये 1 मोल है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, राइट। मान लीजिए मुझे पार्टिकल दे दिए गए 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, तो फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। सर 3 क्यों कर दिए, अरे वही बेटा, 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23।
आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x ये वैल्यू ऊपर 3.011 इंटू 10⁻23 और नीचे फिक्स चीज़ है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए आ गया ये एवोगाड्रो नंबर और गिवन पार्टिकल, ये तो कभी भी चेंज हो सकता है ना। ये जो क्वांटिटी मैं बोल रहा हूँ जो ऊपर दी गई है वो वेरिएबल है, तो वो तो कभी भी चेंज हो सकती है। जी हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 3.011 इंटू 10⁻23। चलिए पूरा आ जाते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे ये कौन पढ़ा रहा है। ये बदल सकता है, बट एक मोल में जो फिक्स पार्टिकल है प्यारे बच्चों वो तो यही है 6.022 इंटू 10⁻23 और इस तरह से फॉर्मूला आया। ठीक इसी तरह से आप इसका भी फॉर्मूला बना सकते हो। किसी भी सब्सटेंस का जो गैसीय स्टेट में है उसका एक मोल एसटीपी पे कितना जगह लेता है, 22.4। एक मोल 22.4। सपोज आपको दे दिया गया 2 मोल का जगह ढूंढो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये सब यूनिटरी मेथड से आया है फॉर्मूला प्यारे दोस्तों, समझ में आया। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो आई होप आपको पता चला होगा कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है, अगर हमें एसटीपी ना दिया हो तो कैसे हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज करके ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट पता होने चाहिए। जैसे H2SO4 98, NaOH 40, CO2 44, समझ में आ रहा है, H3PO4 98, CaCO3 100, ये सब आपको याद होना चाहिए। और नहीं भी याद है तो एग्जाम टाइम पे आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में एटॉमिक वेट तो दिया होगा तो आप ऐड करके निकाल सकते हो। आई होप आप सबको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है। ठीक है साथियों, तो अब हम डिस्कस करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को कैसे यूज किया जाता है और ये कैसे आया कि जब 273 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं तो वॉल्यूम हमारा 22.4 आता है, और जब 1 बार प्रेशर रख देते हैं तो कैसे 22.4 डीएम क्यूब आता है। अब इसमें भी बच्चे पूछते हैं सर तो कौन सा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तो फिलहाल 22.4 डीएम क्यूब ही चल रहा है। अगर टाइम में फ्यूचर में एनसीईआरटी में करिकुलम में अगर कोई चेंज आता है और वो बोलते हैं कि आप सब लोग ये 22.7 डीएम क्यूब वाला वॉल्यूम को यूज करो, तो हम यही यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आई ये क्वांटिटीज और कैसे हम यूज करते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को। तो चलिए शुरू करते हैं कि जब हमें कंडीशन एसटीपी वाली ना दी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो कैसे हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को यूज करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर से रिलेटेड पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो इसी मोल कंसेप्ट चैप्टर में क्लियर करूंगा मैं। ठीक है ना, ये बाबा टेंशन नहीं लेने का, ये एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो इधर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है बराबर। तो ये सब कुछ जो कुछ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैस के लिए। इज दैट क्लियर। तो सर हम लोग रियल गैस के लिए क्यों अप्लाई करते हैं, उसको आइडियल मानते हैं रे बाबा। लो टेम्परेचर पे पड़ेगा तुम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में, फिलहाल टेंशन मत लो। ऐसा देखो ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो इधर यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका अलग अलग यूनिट होता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अरे सर ये सेंटीमीटर तो यूनिट लेंथ का होता है, लेकिन बाबा इधर देख मर्क्यूरी है, ये सिखाएगा मैं तुम लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे मर्क्यूरी से प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है 760 mm ऑफ एचजी, सेंटीमीटर से एचजी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm ऑफ एचजी, मल्टीप्लाई किया ये आंसर आ गया। और 760 टॉर, 1 mm ऑफ एचजी इज इक्वल टू 1 टॉर। ये देखो 760 हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, ध्यान से इसको याद रखना। ये क्या है 1.01325 इंटू 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीजीएस यूनिट है। यहाँ पे देखो 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखना न्यूटन और डाइन। अब बच्चे लोग सोचते हैं कि सर इसमें सिर्फ एक पावर का डिफरेंस है। जी नहीं, पावर का तो ज़्यादा डिफरेंस है। इधर डिनोमिनेटर देखो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये मीटर स्क्वायर है। इससे रिलेटेड डिस्कशन हम अपने स्टेट्स ऑफ मैटर गैसीय स्टेट में बात करेंगे। फिलहाल तो इस यूनिट को याद रख लो। आगे देखो 1.01325 बार, ये क्या आ गया बार, और एक बार कितने के बराबर होता है 10⁵ पास्कल। और अंदर वाली बात,
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। यहां पे देखो, इसे आप पास्कल भी बोल सकते हो। इस चीज को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 पास्कल, और इसका सिंबल हम लोग PA से रिप्रेजेंट करते हैं। नो डाउट ये पहला जो अल्फाबेट है ये स्मॉल होगा। जब भी हम किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट लिखते हैं तो उसका जो पहला अल्फाबेट होता है वो स्मॉल रखना चाहिए, तो ये P भी स्मॉल होगा। यहां पे देखिए आप, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ये पहला यूनिट है डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब ये किसके लिए? ये पूरे के लिए। हाँ, डेसीमीटर क्यूब, ऐसे मत सोचना डेसी है फिर सिर्फ मीटर का क्यूब है, नहीं, पूरे डेसीमीटर का क्यूब है। देन डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, और वो कितने के बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1000 ml। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 DM क्यूब, एंड 1000 DM क्यूब इज नथिंग बट 1000 लीटर, बिकॉज DM क्यूब इज व्हाट? लीटर। मीटर क्यूब और DM क्यूब के बीच का रिलेशन आप सबको पता है। मीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसीमीटर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है इसके लिए ये आ जाएगा 1000। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट UGC, शॉर्ट फॉर्म UGC, इसका वैल्यू देखिए अलग अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एम्स पहले होती थी, या फिर ऐसे मैं बोल दूं जेई एडवांस होता है ना, उसमें ये जो थर्ड डिजिट देख रहे हो डेसिमल के बाद, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इतना यूनिट का डिफरेंस सोचिए। यहां पे देखिए, जो पहली यूनिट है वो है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। नीट में और जेई मेंस में इतना कुछ करने के बदले हम सिंपल इसका जुगाड़ कर सकते हैं 1/12 लेके। क्या लेके? 1/12। आप देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में बड़े ही बड़े सम को हम लोग ऐसे चुटकियों में कर देंगे 1/12 लेके। यहां पे देखिए 0.0831, देखिए थर्ड डिजिट पे चेंज हुआ। लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये लीटर बार है और ये लीटर एटमॉस्फेयर है। बार वो नहीं, चांदनी बार सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बार नहीं। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और ये कौन सी यूनिट है? ऐसा है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका जुगाड़ है 25/3। ये सर ये जुगाड़ करके ही काम होएगा क्या? यस रे बाबा, ऐसा बड़ा बड़ा डेसिमल वाला नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना टाइम लगेगा? नीट में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का, जेई में 2 मिनट लगते हैं, तो ये सब तो चूरन पानी करना पड़ता है। आगे देखो 8.314 10⁻7 अर्क पर केल्विन पर मोल, और हम सब जानते हैं 1 जूल कितना होता है? 10⁻7 अर्क, और ये CGS यूनिट है। और दूसरा हम लोग ले सकते हैं आर का एक और यूनिट जो कि होता है 1.987, यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना ले सकते हैं? 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये टेम्परेचर की यूनिट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखना डिग्री केल्विन नहीं होता, वो सिर्फ केल्विन होता है। बहुत सारे बच्चे उससे भी डिग्री केल्विन लिख देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर डिग्री सेल्सियस आपको दिया है तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज द केल्विन। फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करोगे? जो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है हमारा, उसको हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 ऐड कर देंगे। अब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे, वो भी देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाइड, पहले तो एक काम कर लेते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और ये पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। रट्टा नहीं मारना है, नॉर्मल मैथ्स यूज करके हम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे। मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेशर की यूनिट बार रखते हैं, प्रेशर की यूनिट बार रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आर भी चेंज हो जाता है। और हमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है गैस, 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो अलग अलग मिलता है। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखते हैं तो 22.4 DM क्यूब आता है, और जब हम उसी को प्रेशर को बार रखते हैं तो 22.7 आता है। कैसे आता है वही देखेंगे। यहाँ पे देखिए PV इज इक्वल टू NRT, N इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो R की जो वैल्यू है 1 मोल है ये, और R का वैल्यू कितना है? 0.082, आप ये ले सकते हैं 1, ये पहला वाला लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर रख दिया मैंने 273 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन 273 केल्विन। तो वॉल्यूम कितना आता है देखिए, 0.0821 को मैंने मल्टीप्लाई किया और कितना आ गया? 22.4 DM क्यूब। ओके, अब जरा देखिए दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, गैस के लिए एप्लीकेबल है ये। R इज इक्वल टू 0.0831 ले लिया, अब मैंने ऊपर कितना था? 21 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और ये टेम्परेचर की वैल्यू नो डाउट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। तब मैंने ये वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई की, कितना आ गया? 22.7 DM क्यूब। लास्ट टू लास्ट ईयर ही IUPAC ने रिकमेंडेशन दिया है कि रादर देन यूजिंग लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, हमें लीटर बार पर केल्विन पर मोल यूज करना चाहिए। बट अभी तक ये हमारे
जो करंट एंट्रेंस है इसमें इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, मैं सेकंड वाले का बोल रहा हूँ, बट जल्द ही आप देखोगे कि ये सब कुछ आने लगेगा। एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग 22.4 DMQ विल बी स्टार्टिंग विद 22.7 DMQ। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए, सारे कांस्टेंट को अच्छे से कर लीजिए, और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हम डिस्कस करेंगे मोल्स के ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ठोक दो, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए रेडी रहिए नेक्स्ट आरंभ सीरीज के लिए। बाय बाय।